हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधांजनी एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है? बढ़िया, मेरे साथ अच्छी ही चलेगी, है ना। सो पिछले वीडियोस में हमने इस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जो चैप्टर हमारा चल रहा था, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया था। एक एक टॉपिक को कवर किया, पूरा 100% चैप्टर हमारा एनसीईआरटी का जो है वो पूरा कवर किया है। ठीक है, और फुल कंटेंट भी उसका पूरा कवर किया है हमने। ठीक है। सो ये आज का जो सेशन है ये एक्सरसाइज सेशन है। ठीक है, जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज होता है इसके उसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन, सोल्यूशन, सब कुछ इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा, है ना। फुल प्रैक्टिस होगी आपकी। ओके। जो पिछली वीडियोस है, अगर आपने वॉच नहीं की तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर एक वीडियो का लिंक है, आप प्लीज जाइए, चेकआउट कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है। और इस वीडियोस के मतलब बायोलॉजी के बुलेट के पहले भी हमने केमिस्ट्री की भी दो चैप्टर कवर किए हैं। ठीक है, क्लास 10 की केमिस्ट्री के हमने दो चैप्टर कवर किए हैं, उसकी भी वीडियोस की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, उसका एनसीईआरटी सोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, सारी वीडियोस के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वॉच नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि वीडियो रोज रोज आपकी तक पहुंचती रहे, है ना। वीडियो मिस ना हो आपकी। और प्रिपरेशन भी आपकी एकदम जबरदस्त चलती रहे, पूरा कंसिस्टेंट रहे आप, बिल्कुल कोई भी बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम तक ऐसे ही कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ठीक है, 100% देना है एग्जाम में, कोई ब्रेक बीच में नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा ही करिए पर एवरी डे करिए, मतलब कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और रिपीटेशन तो मोर, बहुत ही ज्यादा, जितना टाइम्स आप कर सकते हो उतनी टाइम्स। मैंने पहले भी बोला है, 10 बुक्स 20 बुक्स पढ़ने से अच्छा कि आप वन बुक को ही इतनी बार पढ़ो, इतनी बार रिपीट करो कि माइंड में चीजें बिल्कुल एकदम फिट हो जाए। ठीक है। और मेरे हिसाब से हर एग्जाम के लिए यही सबसे बड़ा मूल मंत्र आप बोल सकते हैं। ठीक है, एकदम की है ये आपके सक्सेस का। रिपीटिशन, 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 जितनी बार आप कर सकते हैं, जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतनी बार आप कीजिए। ठीक है। सो आज का वीडियो जो है हमारा एक्सरसाइज सेशन है। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन से कंप्लीट सॉल्यूशन इन सिंपल लैंग्वेज में, आपको एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बातें जो भी हैं वो सब एक्सप्लेनेशन करूंगी। ठीक है। तो और हाँ, और वीडियो के एंड में मैंने एक स्पेशल आपके लिए टिप्स है, मतलब आपको क्या क्या डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड कौन कौन से डायग्राम होते हैं, वो सारा भी मैंने वीडियो के लास्ट में आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी और बहुत सारा एग्जाम का नंबर भी आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, सो 100% अगर एग्जाम का मार्क्स आपको चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने बहुत सारा डायग्राम की प्रैक्टिस, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो सब मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में। ओके। तो हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज सेशन है ये। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप चलते हैं बिना देरी किए हम अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है। हाँ, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ। ठीक है, हमने किडनी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था आपसे चैप्टर में, जब हम चैप्टर का डिटेल डिस्कशन कर रहे थे तो उस टाइम हमने किडनी का आपसे डिस्कस किया था, किडनी के बारे में। सो किडनी इज द इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, किस लिए होता है, क्या फंक्शन होता है किडनी का हमारी बॉडी में? ठीक है, क्या फंक्शन होता है किडनी का हमारी बॉडी में? एक्सक्रिएशन का फंक्शन होता है। ठीक है, किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है और जो वेस्ट होता है उसको बाहर एक्सक्रिएट कर देती है, और जो क्लीन ब्लड होता है उसको वापस से ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है ना। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू टाइप ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम हमने दोनों आपको डिस्कस किया था। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट। ठीक है, अगर आपको माइंड में याद आ रहा है तो प्लीज आप थोड़ा सा फोकस करिए और सोचिएगा। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था आपसे। सो जाइलम का मेन किस किस चीज के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम का फंक्शन क्या होता है प्लांट्स में? सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो राइट आंसर हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता था जाइलम के थ्रू प्लांट्स में, है ना। आपको याद आ रहा होगा, हमने अच्छे से डिस्कस किया था, उसका डायग्राम भी डिस्कस किया था, फ्लो चार्ट भी डिस्कस किया था।
सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो में आप जाओ, आप ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो को वॉच कीजिए। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ नहीं होता है तो, कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, ओके। द आउटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, दो तरह के न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया था, ठीक है, एक आउटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। सो इसमें पूछ रहा है जो आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सो फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, प्लांट को ये भी चाहिए होता था। एंड सनलाइट, सनलाइट भी चाहिए होता था। और क्लोरोफिल जो कि प्लांट की लीव्स में पाया जाता है, जिसके कारण प्लांट्स की लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन दिखता है ना। एंड ऑल ऑफ द एबव, सो सारे ऑप्शन हमारे सही है। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, ठीक है, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। ये जब रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था। सो पायरुवेट जो है वो क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी देता है। ये जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, वो कहाँ पे होता है, सेल में, ठीक है। सेल हमने डिस्कस किया था, सेल होती है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो सेल ऑर्गेनेल्स में एक सेल ऑर्गेनेल्स हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या होगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। फैट का डाइजेशन हमारी बॉडी में कहाँ होता है, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। फैट का डाइजेशन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें डिस्कस किया था। फैट जो है हमारा कहाँ डाइजेस्ट, फैट्स आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे डाइजेशन हो रहा था फैट का, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था, ठीक है। पहले क्या हो रहा था प्रोसीजर में, सबसे पहले क्या हो रहा था, फर्स्ट जो है बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। लीवर जो है वो कौन सी जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, ठीक है। और वो क्या करता था, बाइल जूस वो ब्रेक कर देता था जो लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स होते थे, जो उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में, मतलब जो बड़ा एक टुकड़ा होता था फैट का, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता था। कौन ब्रेक करता था, बाइल जूस, ओके। फिर और इस प्रोसेस को, जो ये बड़े चंक को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड करने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, बाइल जूस के द्वारा, उसी प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, ठीक है। फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता था। जो बड़ा पार्टिकल फैट का होता था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता था और उसका सरफेस एरिया भी लार्ज हो जाता था, है ना। नेक्स्ट हमारा है देन द एग्जाम सॉरी देन द एंजाइम लाइपेज फ्रॉम पेनक्रियाज। लाइपेज एंजाइम फिर उसके बाद आता था, जो कहाँ से सिक्रीट होता है, पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है। लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन कहाँ से होता है, पेनक्रियाज से होता है। एक्ट ऑन दीज फैट्स, फिर वो जो दूसरा एंजाइम होता था वो इसके ऊपर अब एक्ट करता था और इसको ब्रेक डाउन कर देता था, किसमें, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के रूप में, ओके। और इससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये हमारा हो गया। और ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा डिस्कस कर, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ सके, ये देखिए फैट का एक बड़ा ग्लोब्यूल है जिसको बाइल सॉल्ट या बाइल जूस जो है वो ब्रेक कर रहा है, किसमें, फैट की छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। और इस प्रोसीजर को हमने क्या नाम दिया है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ओके। फिर यहाँ पे देखिए एक फ्लो डायग्राम है ये, ठीक है। अगर ये आप याद रखते हैं आंसर में, अगर आप ये ऐड करते हैं ना, तो आपका आंसर एकदम, मैं क्या ही बताऊं, सबसे अलग होगा वो, एकदम अच्छा आंसर होगा वो आपका, ठीक है। इसीलिए मैं अपने क्या कहते हैं कंटेंट में ये सारी चीजें ऐड करती हूँ ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। आप इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए और माइंड में याद रखिए, है ना। सो देखिए फैट्स वो इमल्सिफाई हो जाता है किसके किसके साथ, बाइल सॉल्ट के साथ या बाइल जूस जो भी बोले। फिर इमल्सिफाइड जो फैट है इसके पर कौन, फिर उसको कौन ब्रेक डाउन कर रहा है, उसको कौन और ब्रेक कर रहा है आगे, एंजाइम लाइपेज। लाइपेज कहाँ से रिलीज हो रहा है, पेनक्रियास से, ठीक है।
और ब्रेक डाउन कर रहा है फैट्स को, ठीक है। उसके बाद फिर इंटेस्टाइन में जब वो जाता है तो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वहां भी लाइपेज होता है, वो उसको किस में कर रहा है, कन्वर्ट, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। और ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये प्रोडक्ट है किसका, फैट के डाइजेशन का। जब फैट का डाइजेशन हो जाता है तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होता है हमारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। अगर सारा आंसर लिख दो, थोड़ा भी आपने आंसर लिखा पर अगर ये ड्रॉ कर दिया ना उसके साथ में, तो आपका आंसर एकदम बेस्ट आंसर होगा, है ना। बहुत कुछ, वो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बस फैट है, इमल्सीफाई हुआ बाइल जूस के प्रेजेंस में, ठीक है। और इमल्सीफाइड फाइड जो फैट है वो फिर से पैनक्रियाटिक जूस यानी लाइपेज के साथ रिएक्शन हुआ, उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो गया फैट्स, फिर से और ब्रेक डाउन हो गया उसका, ओके। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में जो लाइपेज था वो उसको ब्रेक कर दिया किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या ऑब्टेन हुआ, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। किसके डाइजेशन के बाद, फैट के डाइजेशन के बाद, ठीक है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। हमारे माउथ में जो लार होती है उसको हम बोलते हैं सलाइवा, ओके। सो आंसर इज, ऐसा क्वेश्चन आया तो आप आंसर ऐसे लिखना, सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी एमाइलेज। एक एंजाइम पाया जाता है हमारे लार में जिसको हम एमाइलेज बोलते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है, ब्रेक्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। जो स्टार्च होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको ब्रेक कर देता है और सिंपल बनाता है, ठीक है। और मेक्स फूड सॉफ्ट फॉर सॉलोइंग, हमको अंदर निगलने के लिए जो हमारा फूड है उसको और सॉफ्ट और क्या कहते हैं कि मॉइस्ट बना देता है, ताकि हम आसानी से अपने फूड को सॉलो कर सके, है ना। यहाँ पे ये देखिए, ये सब अगर आप अपने आंसर के साथ ऐड करते हैं ना, ये एक्स्ट्रा ऐड, सो आपका आंसर एकदम बेस्ट आंसर होता है। और साइंस में तो ये सब चीजें आपको ऐड करनी ही चाहिए, और स्पेशली बायोलॉजी में, केमिस्ट्री, मतलब हर एक जो भी है आपको ये सब चीजें अगर एक्स्ट्रा ऐड करके आप अपने दिखाते हो ना, तो आपका आंसर बेस्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे ये देखिए स्टार्च है जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और उसके साथ हमारा सलाइवा ऐड हो गया, है ना। सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारे माउथ में हमने फूड डाला, ठीक है, फूड डाला और च्यू करना चालू करेंगे तो जो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, और वो उसमें सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज होता है, ठीक है। जो हमारे स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल मॉलिक्यूल में, शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। Next question is, what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its product? ठीक है, क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए, और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट लास्ट में हमको क्या ऑब्टेन होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने एकदम डिटेल में आपसे डिस्कस किया था वीडियो में, है ना, फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। प्लांट्स अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, उनको हम तो खाना बना के देते नहीं है, वो चल नहीं सकते, वो फिर नहीं सकते, वो एक ही जगह रहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वो अपने से अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। और वो सारी चीजें नेचर से लेते हैं, अपना जो भी उनका रॉ मटेरियल होता है वो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होती है जिसके प्रेजेंस में वो अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सो आंसर हमारा है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर, फर्स्ट इज सनलाइट, सेकंड इज क्लोरोफिल, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से लेते हैं, क्लोरोफिल उनके लीव्स में प्रेजेंट होता है, सनलाइट आपको सन से मिलती है, और वाटर, वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं ग्राउंड से, ठीक है। और जो उनका बाई प्रोडक्ट बनता है, जो फोटोसिंथेसिस में जो गैस रिलीज होती है वो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है ना। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट होते हैं वो अब्सॉर्ब करते हैं और इवॉल्व क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करते हैं, ओके। Here is our next question. What are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organism that use the aerobic mode of respiration. Okay. हाँ, तो हमने इसके बारे में रेस्पिरेशन पढ़ा था। रेस्पिरेशन में टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन थे, दो मोड होते हैं रेस्पिरेशन के।
फर्स्ट हमारा था एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकेंड हमारा था एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या यूज करते थे, ऑक्सीजन का यूज करते थे, है ना। जब हमको रेस्पिरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें ज्यादा एनर्जी बनती है, इफिशियंट एनर्जी फॉर्म होती है, तो हम बोलते हैं उसको एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और एनारोबिक क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। आइए अब हम आंसर को थोड़ा इधर देख लेते हैं। ये है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अभी मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है, और वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, अच्छे से डिस्कशन किया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एनारोबिक, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो जो रेस्पिरेशन होता है, कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो फूड का जो ब्रेक डाउन होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो उसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है फूड का, ठीक है। और जो ये एनारोबिक होती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, मतलब कम मात्रा में आंशिक रूप से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, फूड का। और सॉरी, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑकर्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द एंड प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो एंड प्रोडक्ट बनता है रेस्पिरेशन का वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट रिलीज करते हैं और वाटर भी रिलीज करते हैं, ओके। और ये जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें एंड प्रोडक्ट क्या, एंड प्रोडक्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में बी एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल और एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इन ईस्ट प्लांट। ईस्ट का हमने पढ़ा था, ठीक है। ईस्ट का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, तो इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। कब होता है, एज इन एनिमल मसल्स, ठीक है। जब आप ज्यादा भाग दौड़ करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी जब आपको डिफिशियंसी लगती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाता है, ठीक है। और क्या बाई प्रोडक्ट बनता है उसका, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी हमको चाहिए उतना अच्छी मात्रा में एनर्जी जो होती है, क्या कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन से, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी, हाँ, क्वेश्चन में पूछा था ना, एग्जाम्पल आपको बताने हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। Example of organisms using anaerobic respiration include yeast and some bacteria. Anaerobic respiration किसमें होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है और yeast में होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे आपको ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि बैक्टीरिया में होता है कुछ और ईस्ट सेल में होता है। ये हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है और ये हमारा ईस्ट सेल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ आर द एल्वेलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने पढ़ा था एल्वेलाई के बारे में, कहाँ पाया जाता है, इसका लोकेशन कहाँ है एल्वेलाई का, हमारे लंग्स में पाया जाता है, ओके। हमारे लंग्स में एल्वेलाई पाया जाता है। एल्वेलाई जो होता है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो दोनों तरफ ऐसे ब्रांच की तरह होती है ना, ये लंग्स में हमारे दोनों तरफ ऐसे ब्रांच जैसी होती है, जैसे आपने एक अंगूर का गुच्छा देखा हो, है ना। वैसा ही हमारा स्ट्रक्चर हमारे लंग्स का होता है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे बलून्स की तरह बने होते हैं जिसको हम एल्वेलाई बोलते हैं, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का, है ना। उनका मेन फंक्शन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का होता है। तो आंसर हमारा है एल्वेलाई हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। जो एल्वेलाई है वो गोल गोल बलून लाइक होता है, उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है और वॉल उसकी बहुत थिन होती है, एंड और रिच ब्लड सप्लाई, उसमें अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, विच हेल्प इन इफिशियंट गैस एक्सचेंज, ठीक है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एल्वेलाई में जाता है और ऑक्सीजन जो बाहर से आता है वो ब्लड में फिर से मिल जाता है एल्वेलाई के थ्रू, ठीक है।
तो गैसियस एक्सचेंज का काम ही करता है हमारा एल्वेलाई, ठीक है। दीज फीचर्स अलाउ रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ इट, ठीक है। जब वो जो थिन वॉल होती है एल्वेलाई की, सो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन उसके जो वो अंदर है वो ब्लड में तेजी से डिफ्यूज होके आके मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज होके अंदर चला जाता है एल्वेलाई में, ठीक है। सो बाहर निकल जाता है। तो यही मेन फंक्शन है एल्वेलाई का। और जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमाइज कर देता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, मतलब ज्यादा मात्रा में ज्यादा तेजी से ज्यादा इफिशियंट गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वेलाई में, ओके। अब आप फिगर से देखेंगे तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है, और ये आपको दिख रहा है, ये एक पोर्शन का यहाँ पे फिगर है, उसमें देखिए छोटे 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 अंगूर के गुच्छे जैसे लगे हुए हैं, और ये एक सिंगल एल्वेली है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक ये जो बलून जैसा एक दिख रहा है, इसका ये स्ट्रक्चर पूरा है, ये एल्वेलर स्पेस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, O2 जो है वो बाहर से लेके ब्लड को दे रहा है, और CO2 वापस से ब्लड से लेके बाहर एक्सहेल कर देगा, ठीक है। डायग्राम याद रखिएगा, डायग्राम ड्रॉ भी करिएगा, ठीक है। अच्छा होगा आंसर, बहुत जरूरी होता है। पक्का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, एग्जाम में तो ड्रॉ करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड बी द consequences ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द अवर बॉडीज। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी हमारे बॉडी में तो क्या होगा, ओके। सो यहाँ पे देखिए, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। जब मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, जब हम वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे ब्लड के बारे में, तो मैंने बताया था कि ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण आर रेड ब्लड का कलर रेड दिखता है। और वो हीमोग्लोबिन क्या होता है, वो ऑक्सीजन का कैरियर होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो जब हीमोग्लोबिन ही हमारा रिड्यूस हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरियर कैरिंग कैपेसिटी जो है ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वो कैरी ही नहीं कर पाएगा, जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करके लेके जाएगा, है ना। सो और दिस लीड्स एनीमिया, मतलब आपके अंदर खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाएगा आपको, कॉजिंग वीकनेस, वीकनेस लगेगा बहुत, ठीक है। फैटिग्यू होगा, मोटापा होगा, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, ठीक है। आंसर आप ऐसे ही राइट कीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर ऐसे राइट करना है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। बहुत अच्छे से डिटेल में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको डबल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया है, ओके। सो आंसर हमारा, इन डबल सर्कुलेशन ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, इसीलिए हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और डबल सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में, ठीक है, क्योंकि हमको बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जरूरत होती है, इसलिए डबल सर्कुलेशन हमारे मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, सब में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट, पहले जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में जाता है, ठीक है, फिर वो हार्ट से पल्मोनरी में आता है, ठीक है, ये साइकिल चलता है, ओके। जो ब्लड है प्योर होके पहले फिर हार्ट में, पहले हार्ट से इम्प्योर ब्लड, वो ब्लड कहाँ पे आया, बॉडी से जाता है हार्ट में इम्प्योर ब्लड, फिर हार्ट कहाँ सेंड करता है उसको, लंग्स में, फिर लंग्स से होके फिर वो हार्ट में जाता है आपके प्योर होके, ओके, ऑक्सीजनेटेड होके, ठीक है। और फिर हार्ट जो है वो हार्ट फिर बॉडी में भेजता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है, ठीक है। और फिर बॉडी जो है फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में वापस से भेजती है, इसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक। इस प्रोसीजर को हम सिस्टेमिक बोलते हैं, किसको, जब हार्ट से बॉडी में जाता है हमारे ब्लड, और फिर बॉडी से पूरा ब्लड फिर जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो हार्ट की तरफ आता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में ये दो स्टेप्स होते हैं, पहला पल्मोनरी होता है, पल्मोनरी मतलब जो लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है, जो लंग्स के थ्रू होता है, पहले जो है ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी से लिया है हार्ट ने, वो लंग्स में भेजता है, फिर उसके बाद जब वहां पे वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो वापस से जो लंग्स है वो
ब्लड को हार्ट में सेंड कर देता है, ठीक है, और हार्ट से फिर वो बॉडी में जाता है। सो इस स्टेप को हम बोलते हैं पल्मोनरी, और दूसरा हमारे जो है मेथड, उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक। जो दो चलते हैं, यही दोनों साइकिल चलते रहते हैं, यही सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब इसका जरूरी क्यों है, ऐसा डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है? इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ताकि डबल सर्कुलेशन इसलिए भी चलता है ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपस आपस में मिक्स ना हो जाए, है ना। उसकी मिक्सिंग को रोकता है, ठीक है, और इफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हमारे बॉडी को हो, इसलिए हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अच्छे से आपको समझाया भी है। और अगर ये क्वेश्चन आता है डबल सर्कुलेशन, तो वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछ सकता है आपसे, ठीक है। सो अगर आप ये डायग्राम मतलब ये फ्लो दिखाएंगे ना, तो आपका बहुत अच्छा आंसर होगा वो, ठीक है। प्लीज आप, अगर मैं एक बार यहाँ पे फिर से आपको डिस्कस कर देती हूँ, आप इसको इतनी बार बना के प्रैक्टिस करिए कि आपको भूले ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है, बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो ये देखिए, ये हमारा फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किया है। ये राइट होता है आर्ट्रियम, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, ये लंग्स है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन से होके हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और फिर ये फुल बॉडी में, सॉरी, ये बॉडी ऑर्गन्स में हमारे चला गया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये बॉडी से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन से जा रहा है किस तरफ? पहले हमारे राइट आर्ट्रियम में जा रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ फिर से हमारे लंग्स में चला गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप 4 बार इसको बना बना के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप इजीली डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, और एकदम कॉन्सेप्ट तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट डायग्राम है इसको समझाने के लिए, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम? ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हमने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा था और प्लांट्स में भी पढ़ा था। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो सिस्टम थे, वो क्या थे हमारे? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। सो जाइलम का काम क्या था? जाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। जो जाइलम होता है वो प्लांट के कहाँ होता है? आउटर साइड में होता है, ठीक है, ऊपरी जो लेयर होती है वो उसमें जाइलम होता है। और वो जाइलम का फंक्शन क्या होता है? रूट्स जो होती है, वो रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, उस वाटर को पूरे प्लांट के एक एक कोने कोने तक पहुंचाना, हर पार्ट में, लीव्स तक, ठीक है, बॉटम टू पूरा टॉप पहुंचाने का काम किसका होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने का जाइलम का होता है। और जो फूड होता है, जो कहाँ सिंथेसिस होता है फूड प्लांट्स का? उनकी लीव्स में सिंथेसिस होता है। सो लीव्स में जो फूड सिंथेसिस होता है, तो उस फूड को पूरा रूट तक पहुंचाने के लिए, और जहाँ पे प्लांट अपना फूड स्टोर करते हैं, जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं फ्रूट्स वगैरह के रूप में, तो वहां तक हर जगह पहुंचाने के लिए पूरा ऊपर भी पहुंचाता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और डाउनवर्ड भी आता है, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो इसमें एनर्जी लगती है, एटीपी खर्च होती है ना। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, लीव्स टू रूट एंड स्टोरेज ऑर्गन्स। स्टोरेज ऑर्गन में आपका क्या होगा? फ्रूट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है, ट्रांसपोर्ट इज यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, वाटर एक ही डायरेक्शन में होता है, केवल रूट से टिप तक जाता है, ओके, टॉप तक जाता है, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये फ्लोएम द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ओके। और नेक्स्ट हमारा है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। 4 सेल से बना होता है, ट्रैकिट्स, वेसल, फाइबर्स, और भी है, मतलब मैंने चारों डिस्कस किया है आपसे वीडियो में, ठीक है। और फ्लोएम का भी मैंने बताया है आपको कंपोनेंट। सो ये जो मेन मेन चीजें हैं, आप अगर अपने एग्जाम में लिखेंगे डिफरेंस में, तो अच्छा आंसर होगा आपका, है ना। इसी तरह टेबल के फॉर्म में बना के आप आंसर राइट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा डायग्राम भी है, ठीक है। डायग्राम है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये हमारा जाइलम है,
जो वाटर को देखिए आप एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, वाटर और मिनरल्स को, वन वे है ओनली, ओके, वन वे, केवल अपवर्ड में जा रहा है। और ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो वाटर है, ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, इसमें फूड का हो रहा है, ठीक है। वाटर एंड फूड दोनों का ही फ्लो हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, टू वे फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ भी हो रहा है और नीचे की तरफ भी हो रहा है। डायग्राम को ऐड जरूर कीजिएगा अपनी आंसर राइटिंग में, ओके। नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द फंक्शन ऑफ alveoli इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनीज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। ठीक है, alveoli हमने बताया आपको लंग्स में पाया जाता है, और नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो मैंने एक्सक्रिएटरी सिस्टम में पूरा डिस्कस किया है नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन जो फंक्शनल यूनिट होता है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है ना। चलिए आंसर हम देखते हैं। एल्वेलाई आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, एल्वेलाई जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का, और जो नेफ्रॉन होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। ठीक है, और ये जो लंग्स होते हैं, ये लंग्स में जो एल्वेलाई का नंबर होता है लमसम 30 करोड़ होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। और जो ये किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं वो भी अबाउट कितने होते हैं, 10 लाख के करीब होते हैं। ओके, एल्वेलाई प्रोवाइड अ वाइड सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये छोटे छोटे बलून की तरह फूले होते हैं जिससे सरफेस जो है वाइड हो जाता है और गैसियस एक्सचेंज अच्छे से इजिली होता है। ठीक है, और नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन का जो होता है सरफेस एरिया वो कुछ ज्यादा नहीं होता, वो तो आपने देखा बिल्कुल नेटवर्क जैसा छोटा छोटा सा बना होता है नेफ्रॉन। ठीक है, और देखिए अल्वलाई द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक प्लेस। अल्वलाई में क्या होता है, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है थ्रू द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन एल्वलाई। कैपिलरी का नेटवर्क बना होता है एल्वलाई में, ठीक है, उससे गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, और जो नेफ्रॉन होता है उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, द बोमेन कैप्सूल होता है, मैंने बताया था आपको, बोमेन कैप्सूल होता है इन नेफ्रॉन, जो रेगुलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने चाहिए मैं आपको बता रही हूँ, सो प्लीज आप उसको मतलब वीडियो में जाइएगा, वॉच कीजिएगा, और डायग्राम मैंने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के साथ डायग्राम ऐड किया है। ठीक है, अम, हर एक टॉपिक के साथ डायग्राम है, सो आप वो सब देख के अपना प्रैक्टिस करिए, लेबलिंग करिए। ठीक है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में भी जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था तो मैंने आपको बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको जरूर याद होना चाहिए, और लेबलिंग भी करना है आपको। ठीक है, मतलब नाम भी लिखना है जो डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है ना। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने बनाया था डायग्राम वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसमें लेबल करना है हर चीज, है ना। लंग्स का जो शेप है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आड़ा टेढ़ा हमने लंग्स बना दिया, कुछ भी बना दिया, है ना। थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम, इसीलिए पहले से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अभी से माइंड में चीजें रखोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, ऐसा नहीं कि आपको रोज रोज डायग्राम ही बनाना है। आप वीक में एक बार बनाइए, आप मंथ में फिर एक बार रिवीजन करिए, मतलब एक दो बार मंथ में बनाते रहिए डायग्राम। ठीक है, तब आप एग्जाम में एकदम बेस्ट और बेटर डायग्राम बनाओगे, है ना। ऐसा नहीं कि सीधा आज देखा कल एग्जाम है, आज रात में देखा अच्छे अच्छे ऐसे डायग्राम है, सीधा जाके पेपर में ड्रा करने लगे तो फिर माइंड में आपको पता ही है, आपने देखा कुछ और माइंड में लिया कुछ और बनाया कुछ। ठीक है, तो माइंड को पहले से प्रैक्टिस कराने के लिए आपको पहले से ही उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि माइंड कोई गड़बड़ी ना करे आपकी, है ना। फिर है हमारा ह्यूमन हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, 4 चैम्बर्ड होता है, इंपॉर्टेंट है। एरोटा, वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन, ये सब आपको दिखाना है। और फ्लो ऑफ ब्लड, किधर जाता है ब्लड का फ्लो, मैंने आपको वो वाला डायग्राम भी बताया ना, फ्लो वाला, वो भी अगर आप बनाओगे ना तो वो तो सबसे बेस्ट है ना, वो सबसे बेस्ट डायग्राम है। नेक्स्ट नेफ्रॉन का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल नेफ्रॉन का आपको बनाना होगा डायग्राम, उसमें ग्लोमेरुलस शो कीजिए, बोमिन कैप्सूल को इंडिकेट कीजिए, ट्यूब्यूल कीजिए। ठीक है, और सबको क्या बोलते हैं कि लेबल करिए जो भी डायग्राम बनाइए।
एलवलाई का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जो गैसियस एक्सचेंज वाला हमने आपको अभी इस वीडियो के में भी आपको जो आंसर में था उसमें भी गैसियस एक्सचेंज वाला एलवलाई का एकदम डिटेल डायग्राम है, उसको भी देख लिए, बनाइए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। स्टोमेटा का डायग्राम भी हमने अपने वीडियोस में ऐड किया है। ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा का भी डायग्राम क्या कहते हैं कि वीडियो में ऐड है ना, आप देखिएगा जरूर, मैंने एकदम सारी पिक्चर लगाई है। और जाइलम फ्लोएम का भी हमने लगाया है। जाइलम फ्लोएम का तो अभी इसी वीडियो में जो दोनों के बीच में डिफरेंस था उसमें भी ऐसे जाइलम और फ्लोएम का अपवर्ड डायरेक्शन और बोथ डायरेक्शन वाला डायग्राम उसमें ऐड था, उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछे तो आप उसके साथ अगर डायग्राम करते हैं ऐड तो आपका आंसर बहुत अच्छा माना जाता है, स्पेशली बायोलॉजी के लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, मैंने फुल एक्सप्लेनेशन किया है एनसीईआरटी का सोल्यूशन। ठीक है, आप इसको मतलब मेरा ये एनसीईआरटी का सोल्यूशन करने से क्या होगा कि आपका एक रिवीजन भी हो गया। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन भी हो गया कि आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, है ना। और डायग्राम भी आपको इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया है, उसकी भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ठीक है, जो पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी सो वो सारी वीडियोस आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, लाइक करिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो आपकी तक रोज मेरी वीडियो आपकी तक पहुंचेगी, है ना, डेली बेसिस पे। और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, साथ में बने रहिए, बायोलॉजी बुलेट है, भेजे पे जाएगी ही। और रिजल्ट अच्छा ही आएगा, 100% आएगा एग्जाम में। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।